अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीम लाइंस एंड स्केचेस ऑफ फील्ड्स को। इसमें यह है कि अगर हमारे पास कोई ई वेक्टर है, उसकी एक इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इक्वेशन है, तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई एक ही पॉइंट चार्ज है। अगर हमारे पास डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन है, कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे मौजूद है, कोई एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस फॉर एग्जांपल मौजूद है यहाँ पे, कोई लाइन चार्ज मौजूद है, कोई सरफेस के ऊपर कोई चार्ज मौजूद है एक ही जगह के ऊपर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको रिप्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना ईजी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है कि अगर हमारे पास डिफरेंट कन्फिग्रेशन हो चार्जेस की, तो इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर इसका तरीका क्या होगा कि जैसे हम एक अगर पिक्चर को देख के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो नॉर्मली हमें जो फील्ड्स होती हैं उनको हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द लाइन चार्ज है, ये हमारे पास लाइन चार्ज है, इसकी वजह से ये एक रिप्रेजेंटेशन है फील्ड की। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कोई इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई सिमेट्री है और ना ही ये कि यहाँ पे ये इसकी लेंथ ज्यादा है, इस वेक्टर की यहाँ पे कम है, फिर ज्यादा है, कम है, तो ये कोई सिमेट्री इसमें नजर नहीं आ रही। तो देयर इज नो सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू फायर। इसके मुकाबले में फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने का ये एक दूसरा तरीका है, जिसमें हम देखते हैं कि लेंथ इज रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो करीब है हमारे पास लाइन, उसकी लेंथ ज्यादा है, जो जो हम दूर जाते जाते हैं तो लेंथ कम होती जाती है। इसका मतलब है लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के। तो ये फील्ड की एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और रिप्रेजेंटेशन है कि विड्थ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, जो जो हम दूर जाते जाए विड्थ जो है वो कम होती जाए वेक्टर की। फिर ये एक रिप्रेजेंटेशन है जो जनरली हम यूज करते हैं कि यहाँ पे ये लाइन चार्ज है और उस लाइन चार्ज से फिर ये इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो है वो निकल रही हैं। और यहाँ पे एक सिमेट्री भी मौजूद है, हर 45 डिग्री के ऊपर एक लाइन मौजूद है। और जो जो ये दूर होती जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। इस तरीके से हम जो है नॉर्मली हम फील्ड्स को इस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। और ये जो लाइंस होती हैं इनको स्ट्रीम लाइंस भी कहा जाता है और इनको फ्लक्स लाइंस भी कहा जाता है, डायरेक्शन लाइन भी कहा जाता है। ये बेसिकली स्केच कैसे होती हैं, ये जो लास्ट पे हमने ये वाली देखी, ये तो बेसिकली एक लाइन चार्ज की वजह से है कि एक लाइन चार्ज है जो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो उसकी फील्ड्स इस तरीके से मौजूद होंगी। अगर ये लाइन चार्ज नहीं कोई और चार्ज कन्फिग्रेशन है, तो ये स्केच कैसे होती हैं कि हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसको हम प्लेस कर देते हैं इन दी फील्ड और वो फ्री टू मूव होता है। तो उसकी जो एक्सेलरेशन है, दैट वुड एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, एक लाइन चार्ज है यहाँ पे, एक कोई हमारे पास शीट ऑफ चार्जेस है यहाँ पे। हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं QT। तो ये टेस्ट चार्ज ज़ाहिर है इन सब चार्जेस की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा और ये इस तरीके से जो भी कोई जिगजैग इसकी मोशन बनती है, तो दिस विल बी दी स्ट्रीम लाइन। हम ये कहेंगे कि इन सब चार्जेस, ये सब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये इसकी स्ट्रीम लाइन है, ये इसकी बेसिकली फ्लक्स लाइन है या डायरेक्शन लाइन है जिधर ये टेस्ट चार्ज यूज करेगा। तो इस तरीके से हम जो है कोई भी स्ट्रीम लाइन जो वो ड्रा कर सकते हैं। इसको बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, क्योंकि टू डायमेंशन में चीज़ों को ड्रा करना इजी होता है, तो एक टू डायमेंशनल फील्ड है अगर, और हम ये इसमें ज्यूम कर रहे हैं कि ई जी कंपोनेंट जो जीरो है, एक्स और वाई कंपोनेंट सिर्फ मौजूद हैं। ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जो है वाई एक्सिस है, और ये जो ब्लू कलर में है ये हमारे पास स्ट्रीम लाइंस है। तो ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन है। कहता है कि several streamlines are shown in the figure and the EX and EY components are indicated at a general point। ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये वाला ये एक जनरल पॉइंट है। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे हो सकता है, कहीं यहाँ पे हो सकता है। ये एक जनरल पॉइंट है और किसी जनरल पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो
हमारे पास इस टेंजेंट के जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं, एक ई वाई और एक जो है वो ई एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि टेंजेंट जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ई एक्स और ई वाई की इंफॉर्मेशन हो और हम इसको जो है इसके जो रिजल्टेंट जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर सकें, तो हम इन स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं इनकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ई एक्स और ई वाई मौजूद हों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कैसे करेंगे, इसकी आगे में एक दो एग्जांपल जब सॉल्व करते हैं तो आपको इसकी बेहतर जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे हम इन स्ट्रीम लाइंस की इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंसीडर द फील्ड ऑफ द यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। ये एक यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे शो है। तो ये लाइन चार्ज है जो कि आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज ये मौजूद है। और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी, वो रो एल इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। क्योंकि अगर ये रो एल इसके बराबर होगी तो लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमें पता है कि रो एल ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू ए रो यूनिट वेक्टर इसके बराबर होती है। तो अगर रो एल जो है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो तो ये इससे कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास ए ओवर रो इंटू ए रो रह जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन जो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो अगर एक लाइन चार्ज की वजह से जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ई की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेके जाएं ई एक्स और ई वाई फाइंड करने के लिए, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लेके जाने का तरीका आपको पता होगा, इससे पहले हम लास्ट एक चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। या किसी भी वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा यही वेक्टर, सेम वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। और हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ए एक्स के साथ जो चीज लिखी होती है ये ई एक्स होता है, ई का एक्स कंपोनेंट होता है, और ए वाई के साथ जो चीज लिखी होती है वो ई का वाई कंपोनेंट होता है, ई वाई होता है। अब हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स, और यहाँ पे ई वाई की ये वैल्यू है वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और ई एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर है। तो ये दोनों काट देंगे तो वाई बाई एक्स बच जाएगा, तो ई वाई बाई ई एक्स जो है वो वाई बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। अगर हम बीच में से इसको स्किप कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर वाई, ये वाई जो है वो इधर चला गया, ये डी एक्स उधर चला गया, तो ये डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें पता है अगर हम इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें तो नीचे अगर वेरिएबल दिया हुआ है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम, चूंकि ये दोनों नेचुरल लॉग की फॉर्म में है, तो इसको भी नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी। और हमें पता है कि दो टर्म जो जिनका लॉग हो और वो ऐड हो रही हो तो उनको इकट्ठा किया जा सकता है। हम इसको यूं लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी एक्स। जब ये नेचुरल लॉग खोलेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ सी अलग हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अलग हो जाएगा। तो इनको इकट्ठा लिखा जा सकता है, फिर दोनों साइड पे नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होगी जो इस फील्ड की वजह से जो है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्ट्रीम लाइंस है ये उसकी इक्वेशन है। और अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर सी की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये सी की वैल्यू आएगी। जैसे अगर हमें कहा जाता है कि इफ वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वन पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन से वन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, we merely substitute the coordinates of the point into our equation and evaluate c। इस इक्वेशन में y is equal to cx में y की वैल्यू जो है ये 7 है, तो 7 इज इक्वल टू सी एक्स की वैल्यू जो है वो -2 है, तो ये -2, तो c जो है वो -3.5 आ जाएगा। और जब c यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू -3.5 x के बराबर इक्वेशन आ जाएगी।
ये y इक्वल टू माइनस 3.5x। तो ये बेसिकली इक्वेशन है उस स्ट्रीम लाइन की जो कि इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस केस में हमें पता है, क्योंकि हमने एक लाइन चार्ज लिया, तो लाइन चार्ज के केस में जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन होती हैं वो स्ट्रेट ही होती हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ रही है। अगर ये लाइन चार्ज ना होता या हमारे पास एक से ज्यादा चार्जेस होते जिसकी वजह से फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती, तो फिर हमारे पास हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन ना आती। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल सॉल्व करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमने बेसिकली इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P23-4। और इसके लिए हमें पता है कि ये अगर ई फील्ड है तो इसका ये ई एक्स कंपोनेंट है और ये उसका ई वाई कंपोनेंट है। और हमने तरीका देखा है कि स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स। ई एक्स जो है वो -2x + 4y आ जाएगा, और ई वाई इसके बराबर है, ई एक्स जो है वो 4x - 2y के बराबर आ जाएगी। ये बीच में से अगर स्किप कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x + 4y/4x - 2y। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, वो थोड़ा सा टर्म्स को अगर रीअरेंज करें तो ये हमारे पास 2x dy + y dx आ जाता है, y dy - x dx। और ये हमें पता है कि फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बराबर होता है d ऑफ x y के। और ये y dy जो है इसको हम dy स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि dy स्क्वायर जो है ये बराबर होता है 2y dy, जो भी y की वैल्यू है उसका डेरिवेटिव। तो ये दो अगर इधर जाके डिवाइड कर दें इससे, तो ये y डिवाइड dy स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये y डिवाइड dy स्क्वायर बाई 2 x dx स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ गया। और यहाँ पे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेट करने से डेरिवेटिव जो खत्म हो जाएंगे, और ये 2xy आ जाएगा हमारे पास, ये y स्क्वायर बाई 2, ये x स्क्वायर बाई 2। और इस 2 को खत्म, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। 2 को खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, तो ये C1 कांस्टेंट या C2 कांस्टेंट हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। और ये बेसिकली स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन आएगी। लेकिन इस स्पेसिफिक पॉइंट में से गुजरने वाली स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो हम p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे y x की जगह पे, तो C2 की वैल्यू बताएगी कि इस पॉइंट में से जो स्ट्रीमलाइन पास होगी वो उसकी वैल्यू बेसिकली क्या होगी, वो कौन सी इक्वेशन होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू -19 आ जाती है। तो दिस इज द इक्वेशन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy - 19। ये वो इक्वेशन है जो इस पॉइंट 23-4 में से पास करेगी। और ये बेसिकली जो है वो इस तरीके से दिखती है। अब देखें ये x की वैल्यू 2 है, ये अगर z-4 प्लेन है, क्योंकि z कांस्टेंट प्लेन है ये xy, तो ये x है, अगर ये y है तो ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो इस पॉइंट P में से गुजरने वाली जो स्ट्रीम लाइन है वो ये वाली स्ट्रीम लाइन है। आप इसको ऑनलाइन प्लॉट करके, मैंने जूम किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके ऑनलाइन प्लॉट करके चेक कर सकते हैं कि कैसी नजर आएगी। तो इस पॉइंट में से गुजरने वाली स्ट्रीम लाइन की ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो 2, 3 - 4 के बराबर है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो कहता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करें स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ ई एट क्यू। एक और उसने पॉइंट दिया है क्यू, उसके ऊपर जो है कहता है कि ई की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट क्यू के ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है, ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है, ये जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन है, ये जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट में से भी पास करे, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जो बेसिकली इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये जो इक्वेशन है, इसकी जरूरत वैसे नहीं है, क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि इस क्यू पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो वो ई वेक्टर के अंदर एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास ई क्यू वेक्टर आ जाएगा। जैसे देखें, ये ई क्यू वेक्टर हमारे पास आ जाएगा जो कि बराबर होगा 16ax + 2ay। ये तकरीबन ये इस तरीके से बनेगा। इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं, ये पॉइंट कहीं पे ऐसे लाई करेगा, ये x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है। ये अगर z5 प्लेन है, ये x है, ये y है, तो ये जो वेक्टर होगा ये इस तरीके से ये वेक्टर बनेगा। तो 16ax इसका ये जो कंपोनेंट है इसकी मैग्नीट्यूड 16 होगी,
और ये जो कंपोनेंट है इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, क्योंकि ये 16ax प्लस 2ay है, तो इस तरीके से ये वेक्टर एक बनेगा। और इसकी जो डायरेक्शन सिर्फ है उसके लिए यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो इसका फाइंड करेंगे वो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड इसकी 16.12 है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, दिस वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ ई एट क्यू। वैसे अगर हम ये फाइंड करना चाहें, हम ये वेरीफाई करना चाहें कि क्या वाकई इस पॉइंट के ऊपर ई की डायरेक्शन यही होगी, तो हम इस क्यू पॉइंट को, ये जो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन थी, इसके अंदर पुट करके देख सकते हैं कि इस क्यू पॉइंट में से गुजरने वाली स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यानी कि C2 की वैल्यू क्या होगी अगर क्यू पॉइंट ये हो। क्यू की ये वैल्यू अगर यहाँ पे C2 की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं C2 की वैल्यू +19 आती है। +19 अगर C2 की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस हो जाए, इसको अगर प्लॉट करें तो इसका प्लॉट जो है वो इस तरीके से दिखता है, ये थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाता है, इसका प्लॉट इस तरह से आता है, यानी कि ये z = 5 प्लेन है, और ये क्योंकि x की वैल्यू जो है वो क्या है जी, x की वैल्यू x3 है, y-2 है, x3 है और y-2 है, तो ये बेसिकली ये वाला पॉइंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, तो ये हमारे पास x3 y-2 ये वाला पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पे जब डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उस पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो उस पर टेंजेंट जो है वो इस तरीके से आता है हमारे पास। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डायरेक्शन। और यही हमने देखा कि हमारे केस में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसी तरह से आ रही है ये। तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट उसकी किसी पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, स्ट्रीम लाइंस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, और कैसे हम इनको जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं समराइज करूं तो स्ट्रीम लाइन बेसिकली वो पाथ होता है कि अगर हम ये जो फील्ड है, अगर तो इस फील्ड में अगर एक टेस्ट चार्ज को रखा जाए, तो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करता है वो स्ट्रीम लाइन होती है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखूँ ना, तो वो टेस्ट चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा, तो ये बेसिकली स्ट्रीम लाइन है। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं।